का स्वागत है अपने YouTube चैनल बैक टू कॉलेज के ऊपर। और आज हम करेंगे 2014 में जो पेपर आया था जून के अंदर, इसके अंदर 75 क्वेश्चन हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और दोस्तों मैं अपने बारे में बता दूं, मैं हूं 2 बार नेट हिस्ट्री से। और फर्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं कि जो हड़प्पा जो तोल का क्या अनुपात था, तो यह था 1, 2, 4, 6, यानी कि ईंटों का ये अनुपात दिया गया है। यानी ये तोल का भी अनुपात इन्हीं हिसाब से था इनका, और 16 के गुणज के अनुसार इनका एक अनुपात अलग से था। तो फुट का भी इनको ज्ञान था। और सर्वेक्षण के लिए सिप्पी अंतर का प्रयोग किया जाता था, जो लोथल और मोहनजोदड़ो दोनों जगह से मिलता है। तो ये अपने याद रखना है कि जो सिप्पी अंतर है वो लोथल और मोहनजोदड़ो से मिला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है इसके बारे में। सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था विश्वामित्र के नेतृत्व में। क्योंकि जो सुदास होता है वो अपने पुरोहित को चेंज कर देता है, यानी कि ये विश्वामित्र पहले उसका पुरोहित होता है, लेकिन बाद में क्या करता है, कौशिक यानी कि जो एक दूसरे भारत होते हैं, कौशिक के नाम से जाने जाते थे ये, लेकिन जो दूसरे उनके विशिष्ट थे, शायद हाँ उनका नाम विशिष्ट था, विशिष्ट को वो अपना वो बना देता है पुरोहित। तो इस वजह से ये विश्वामित्र उससे नाराज़ हो जाता है और एक अन्य यानी कि कई राजाओं का संग बनाकर भरत उसके जो सुदास था भरतवंश का, उसके खिलाफ ये युद्ध कर देता है। तो कौन सा जो कथन है ऋग्वेदीन कालीन सभा और समिति के संदर्भ में सही दिया गया है? तो सही हमें देखना है। तो सही इसके अंदर दिया गया है सभी वर्ग विशिष्ट, जो सभी विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी जो सभा थी, यानी कि सभी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ सभा क्या थी, सभा विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। और जबकि समिति क्या थी, सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। यहाँ सभी नहीं है, सभा होगा दोस्तों ये। तो इसका राइट आंसर 3 रहेगा। आप इसके बारे में पढ़ सकते हो कि समिति का जो अध्यक्ष होता था उसको ईशान कहते थे। और जो अर्थवेद में क्या है, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनके बारे में काफ़ी। तो कथन और कारण से क्वेश्चन दोबारा फिर आया है। व्यापारिक अर्थव्यवस्था बुद्ध के समय में पहले फलने फूलने लगी। तो इसके बारे में हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ सही कह रहा है या नहीं कह रहा। तो यहाँ पे ये बात सही कह रहा है। और सेकंड देखिए, जैनों ने बड़ी संख्या में कृषि को छोड़कर व्यापार को अपनाया, ये भी चीज़ यहाँ पे सही दी गई है। और दोस्तों अगर हमें व्याख्या सही नहीं है अगर देखना हो, तो इसके लिए हम यहाँ क्योंकि लगा के देखेंगे। अगर हम ये इसको पढ़ते हैं 2 बार, जैसे पहले इसको पढ़ के और इसको देखते हैं, अगर इस चीज़ का ये कारण है, क्योंकि ये कारण बन ही नहीं रहा इस चीज़ का। ये बुद्ध के समय की बात कर रहा है कि फलने फूलने लगी, कि ये बुद्ध की बात कर रहा है, लेकिन जैनियों के बारे में नीचे जैनियों के बारे में बात कर रहा है। जैनों ने व्यापार किया था दोस्तों, कृषि और प्रशासन को वो अच्छा नहीं मानते थे क्योंकि उसमें जीव हानि होती थी। तो ये मेन रीज़न था इनका व्यापार करने के प्रति। व्यापार को इन्होंने मेन उसमें रखा है कि व्यापार जैनी कर सकते थे। तो दोनों सही हैं, लेकिन और इसका जो स्पष्ट कारण नहीं है, यानी कि इसका बी आंसर रहेगा। इसके बारे में आप जो थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। राज्य और राजधानी को मिलाना था। तो कलिंग हमें पता है दंतपुर है कलिंग की राजधानी, और अवंती की जो है महिष्मती है, और असक की जो है रोरुक है। असक की पोटन बनेगी, सोवीर की रोरुक बनेगी। तो ये इसके राइट आंसर हैं। 2 वक्तव्य दिए गए हैं और उसमें कथन कारण वाला फिर से क्वेश्चन आया है। तो पहले पढ़िए कि भारतीय नरेशों में बिम्सार ने ही सर्वप्रथम योग्य प्रशासन की आवश्यकता पर बल दिया, क्योंकि मंत्रियों का चयन बिम्सार स्वयं करता था और उनकी समिति की अपेक्षा न करने की उसकी ख्याति थी। तो ये जो है सही व्याख्या कर रहा है इस चीज़ की, और दोनों यहाँ पे ये सही हैं, और ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसके बारे में डिटेल यहाँ थोड़ी पढ़ सकते हो। अगर मैं पढ़ूंगा तो टाइम लगेगा, इस वजह से मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस शासक को वर्ण संकर प्रथा को रोकने का श्रेय दिया जाता? तो ये था गौतमी पुत्र सतकर्णी, और ये वर्ण व्यवस्था का संस्थापक इसको माना जाता है। और नासिक जो अभिलेख है गोमती पुत्र का, इसमें इसको एकमात्र ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण और वेदों का आश्रयदाता कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डिटेल यहाँ पे दी गई है। कागचे खाम क्या था? तो कागचे खाम ये क्या था? ये था द्विभाषीय राजस्व अभिलेख, कागज ए खाम। और ये जो था द्विभाषीय राजस्व अभिलेख था, और इसका रखरखाव भी अधिकारी करते थे। यह अभिलेख को सुरक्षित रखता था।
अर्थशास्त्र के अनुसार जो शासकीय कर्मचारी को अधिकतम और न्यूनतम वेतन का अनुपात क्या था? तो अधिकतम तो हमें पता है कि ये 48,000 था और 60 सबसे कम था, न्यूनतम था, तो सी इसका राइट आंसर है। और पण यहाँ पे आप देख सकते हो कि पण में यहाँ पे वार्षिक वेतन दिया जाता था। 60 सबसे न्यूनतम वेतन था। मंत्रिपरिषद के सदस्यों का वेतन समय समय पर बदलता रहता था। जो मंत्रिपरिषद के अंदर जो सदस्य होते थे उनका वेतन समय समय पर चेंज होता रहता था, ये आपको याद रखना है। और इनको क्या है, इनको सूची में रखना है। जो ग्रेनाइट होता है वो महाबलीपुरम कला के अंदर मिलता है, और लाल बलुआ पत्थर जो है ये मथुरा कला से संबंध रखता है, यानी कि लाल बलुआ पत्थर मथुरा कला के अंदर यूज़ हुआ है। और जो शिष्ट है, ये शिष्ट जो ये बामियान कला के अंदर यूज़ हुआ है। और बलुआ पत्थर जो है ये हुआ है सारनाथ कला के अंदर, जो पीछे ऑप्शन गया है। तो आप इसके आंसर यहाँ पे भी देख सकते हो। निम्नलिखित में से इस ग्रंथ में कपाली को पाशुपतों और बौद्धों के भ्रष्ट आचरण का वर्णन मिलता है? तो यह मिलता है मत विलास के अंदर, जो लिखी थी महेंद्र वर्मा ने, जो पल्लव नरेश था इसने यह लिखी थी। और इसके अंदर इनके भ्रष्ट आचरण का उल्लेख हुआ है। प्रतीरपत्तु किसकी प्रशंसा का पद संग्रह है? तो ये चेरो की है। ये 4th टाइम नेट के पेपरों के अंदर क्वेश्चन आया दोस्तों, मैं आपको बता दूं इसके बारे में। तो तमिलनाडु और केरल के मध्य के भाग में इनका शासन था, और यह एक सबसे प्राचीन राजवंश है पदिरपत्तु, ये इनकी प्रशंसा में लिखा गया है। तो कथन कान वाला क्वेश्चन फिर से आया। शकों के भारतीय गण की प्रक्रिया को उनके वैवाहिक संबंधों से गति प्राप्त हुई। बिल्कुल सही दिया गया कि शकों ने यहाँ विवाह किया। जो भी शक हुए हैं तो उन्होंने यहाँ पे जो भी उनकी यहाँ पे उनको लेडीज़ मिलती थी, यानी कि किसी भी अदर कास्ट से थी, इन्होंने शादी करके अपने जो है वंश को बढ़ाया आगे। और इसके बारे में जो कारण पड़ी, क्योंकि सातवाहन नरेश सातकर्णी जो है शक सत्र रुद्रदमन का दामाद था, ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही दिया गया है। और ये इसकी सही व्याख्या करता है कि क्योंकि इनसे संबंधों से इनकी गति बनती है, यानी कि। और इनके बारे में एक चीज़ याद रखिए दोस्तों, ये व्याख्या इसकी सही करता ही है। इन्होंने वो विवाह कर यहाँ पे किए, और जो धर्म अपनाया मोस्टली इन्होंने, जो बाहर से जो भी आए थे विदेशी, इन्होंने बौद्ध धर्म की तरफ अपनाया, क्योंकि जो हिंदू धर्म था उसके अंदर जाति प्रथा का बोलबाला था। तो इस वजह से ये बौद्ध धर्म की तरफ ज़्यादातर अग्रसर हुए। अगर आप पढ़ते हो तो ज़्यादातर इनको आपको बौद्ध धर्म अपनाया हुआ मिलेगा। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। जो प्रथम उत्तरी क्षत्रप थे, 2 भागों में विभाजित थे, ये तक्षशिला और मथुरा के अंदर थे। और दूसरे जो पश्चिमी क्षत्रप थे नासिक और उज्जैन के अंदर थे। इनके 2 मेन स्थान हैं, वो ये आपको याद होना चाहिए। भारत में अपने आपको क्षत्रप ये कहते थे। 17 प्रणाली लेके भारत के अंदर शक आए थे। तो इनको क्या है, शासक और विरुद्ध, यानी कि जो शासक है और इनकी जो उपाधियाँ थी, इन्होंने क्या क्या धारण की थी वो आप देखिए। समुद्रगुप्त की थी प्राक्रामक, और महेंद्र वर्मन फर्स्ट की थी विचित्र चित्र, और पुलकेशन द्वितीय थी, इसकी थी सत्याश्रय, और सिंधु राज की थी नवसैसांक। ये इनके बारे में आप ज़रूर आपको याद होना चाहिए। आगे जो सही सुमेलित नहीं है तो इसमें ए इसका आंसर दिया गया है। पद्म पुराण रविशेन का है। द्रव्य परीक्षा ठाकुर फेरू की है। ये सोमदेव की रचना है। तो इसके लेखक जो ये रचना दी गई है, इसके लेखक जो है श्री हर्ष, और उद्धोतन सूरी की रचना कुव्यमाला की रचना की थी उद्धोतन सूरी ने। आपको ये चीज़ याद रखनी है। और सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है मंदिरों को। तो जो वृत्ताकार मंदिर योजना है यह होयसर मंदिरों के संबंध में है। और जो तारा मंदिर योजना है यह जयपुर का बैराट मंदिर से संबंध रखती है। और जो आयताकार मंदिर योजना है दक्षिण कौशल मंदिर से संबंध रखती है। और जो बहुकोणीय मंदिर योजना है सांची का मंदिर संख्या 17 से संबंध रखती है। इसके आप आंसर देख सकते हो। दक्कन के किस राजवंश को अरब लेखकों ने संसार के 4 सार्वभौम राजवंशों में से एक बताया है? तो यह थे मान्याकेट के राष्ट्रकूट। इनको ये 4 यानी कि संसार के 4 सार्वभौम राजवंशों में सबसे प्रमुख इनको बताते हैं। और ये बताने वाला था राष्ट्रकूट राजा जो था, इसके बारे में इसने इंद्र तृतीय के समय में भारत भ्रमण किया था अलमसूद्दीन ने। तो इसने इसके बारे में ऐसा लिखा है। इनको आपस में मैच करना है जो ग्रंथ और इसमें विषय जो वर्णित किए गए हैं। तो गूढ़वाहों के अंदर है कन्याकुब्ज नरेश यशोवर्मन के अभियान। तो ये गूढ़वाहों के अंदर है यशोवर्मन के अभियान। और नागानंद के जो अंदर है ये है बोधिसत्व जिमुतवाहन की कथा।
और पुरनारू के अंदर जो है राजाओं की प्रशंसा में 400 यानी कि पद, और अग्नानरू जो है ये है 400 प्रणय गीत इसके अंदर दिए गए हैं। तो हमें इनके विषय पता होना चाहिए, कौन से कथन जो हैं सही दिए गए हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं, अपने भवनों के निर्माण के तुर्क सुल्तानों के महराब एवं गुम्बद का भरपूर प्रयोग किया, बिल्कुल सही दिया गया है। न तो महराब न ही गुम्बद का आविष्कार तुर्कों या मुसलमानों ने किया, क्योंकि ये यरूशलेम के अंदर यानी कि जो यहूदी वगैरह थे उस टाइम, उन्होंने इससे इनसे पहले उसकी यानी कि रचना कर दी थी। वहाँ पे ये ऐसी इमारतें बनकर पहले ही तैयार थी। तुर्कों ने अपने भवनों में उच्च कोटि के चूने के गारे का प्रयोग किया, ये बिल्कुल सही दिया गया है। ये 4 गलत हो जाएगा, यहाँ पे सतीर प्रणाली का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने अपने भवनों के अंदर पट्टी और सतीर प्रणाली का प्रयोग किया था, इसका हमें वर्णन पहले ही मिलता है अगर आप इसके बारे में पढ़ते हो तो। दिल्ली सल्तनत एवं मुगल कालीन कृषि व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और इनमें हमें देखना है कि कौन से कथन सही हैं। तो सही हम देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने चरई और घरी जो नामक करों को लगाया, बिल्कुल सही दिया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अबाब नामक अतिरिक्त करों को थोप दिया था, ये बिल्कुल सही दिया गया है। अकबर के शासनकाल में भूमि लगान की जो है निर्धारण की जब्त जो व्यवस्था को और विकसित किया गया और इसे दहसाला व्यवस्था नाम दिया गया, बिल्कुल सही दिया गया है। 1580 में अकबर ने किया था। जहांगीर ने लगान निर्धारण की नस्क व्यवस्था को जारी रखा, तो यहाँ पे 4 गलत हो जाएगा, क्योंकि नस्क व्यवस्था को इसने जारी नहीं रखा। तो 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तारीख़ फिरोज शाह जो किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है जियाउद्दीन बरनी और शम्स सिराज अफीफ, दोनों की अलग अलग रचनाएं हैं और एक ही इनका नाम है तारीख़ फिरोज शाही, और दोनों अलग अलग रचनाएं हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और मध्यकालीन इतिहास को जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दीवान शागिर्द एवं मुहर्रिर के पद केवल अहले कलम और उन व्यक्ति को देने चाहिए जिनके पूर्वज शासकों तथा अमीरों की सेवा में रहे हैं। उपयुक्त विचार किसका है, तो ये विचार जो दिया है फ़क्र मुदबिर ने दिया है। और ये जो है फ़क्र मुदबिर, इसने युद्धों का इतिहास लिखा है और इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में इसने रचना की थी। इन संतों का कार्यक्षेत्र हमें मिलाना है कि कौन सा किसका है। तो चिश्ती जो है शेख मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर से संबंध रखते थे, और शेख बहाउद्दीन जो जक्कारिया है ये मुल्तान से संबंध रखते थे, क्योंकि मुल्तान में इनका जन्म हुआ था। और शेख फरीद मसूद गजे जो शंकर है ये अजोधन से संबंध रखते थे। और निज़ामुद्दीन औलिया का हमें पता है कि दिल्ली के अंदर ग्यासपुर जगह पे इनका मेन इनकी खानका थी। निम्नलिखित में किस मध्यकालीन भारत के शासक ने आगरा शहर की नींव रखी, तो ये रखी थी सिकंदर लोदी ने। और ये इसलिए रखता है क्योंकि ये व्यापार का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रास्ता था, और ये चाहता था कि राजस्थान के एरिया को भी सुरक्षित रखा जा सके। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है 25 में देखिए, फिरोज शाह बहमनी को विजयनगर के शासक देवराय प्रथम ने पराजित किया, तो ये यहाँ पे सही दिया गया, बाकी सभी इसमें गलत होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही नहीं और सही है वो देखते हैं। गुरु नानक अफगानों द्वारा स्थापित राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था में विशेषता पंजाब में पूर्णतः परिचित थे, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। उन्होंने बाबर की आक्रमणकारी सेना को पाप की बारात के रूप में देखा, उन्होंने ऐसा ही कहा था, तो ये सही दिया गया है। उनका विश्वास था कि ईश्वर की कोई जाति नहीं है और ना ही ईश्वर ने जाति का कोई महत्व दिया, ये उनके बारे में बिल्कुल करेक्ट है। ब्राह्मण और खत्री शोषणकारी व्यवस्था के भाग नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, तो ये भी शोषण करते थे, यानी कि इस संबंध में हम कह सकते हैं, तो ये गलत दिया गया है। तलवंडी में इनका जन्म होता है 1469 के अंदर, तो केसरवाद और मानववाद के ये आप इसके बारे में ये पढ़ सकते हैं जो इनके बारे में दिया गया है। तो कौन सा युगम जो है सही सुमेलित नहीं है, तो पैबाकी यहाँ दिया गया गलत है। तरफदार बहमनी सल्तनत में प्रांतीय सूबेदार था, तो ये अभी एस्टेट के अंदर क्वेश्चन आया था ऐसा ही सेम। खालसा वह क्षेत्र जहाँ सीधे राजस्व की उगाही होती थी, यानी कि शाही खजाने में जाती थी। करोड़ी मुगल प्रशासन में एक राजस्व अधिकारी जिसको करोड़ी कहते थे, ये अकबर ने ये पद स्टार्ट किया था। पैबाकी होती थी एक, ये यहाँ गलत दी गई है। पैबाकी यानी कि मनसबदारों को देने के लिए एक ज़मीन रखी जाती थी सुरक्षित, तो उसको पैबाकी बोलते थे, ताकि किसी जो नया मनसबदार बनाया जाए उसको वो ज़मीन दे दी जाए, तो ये आरक्षित होती थी।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं हमें देखने हैं और सही है वो भी हम देखते हैं। तो शेरशाह ने लाहौर से मुल्तान तक एक नई सड़क का निर्माण कराया, ये इनके बारे में पहले ही पता है, जो हमारे यहाँ NH1 के नाम से मशहूर है। उसने मिर्ज़ा हैदर जो दोगलात को कश्मीर निष्कासित कर दिया, तो ये यहाँ गलत दिया गया है। मारवाड़ विजय के उपरांत उसने गुजरात पर आक्रमण किया, ये गलत दिए गए हैं दोनों। तो उसने दाग और चेहरा प्रथा प्रारंभ किया था, ये सही दिया गया है। 2 और 3 इसका राइट आंसर है और यही गलत दिए गए हैं। सड़कें आजम उसको सड़क को बोलते थे, ये कश्मीर के शासक मिर्जा दोगलात को निष्कासित कर दिया था। शेरशाह ने 1544 में मारवाड़ के विजय के बाद चित्तौड़ विजय किया था, ये आप याद रखिए कि उन्होंने मारवाड़ विजय के बाद चित्तौड़ की विजय की थी, ना कि गुजरात। यहाँ इसमें गुजरात दिया गया है। अकबर के निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इनमें हमें क्या देखना है, कौन से कथन सही हैं। तो पहले फर्स्ट देखते हैं, आईन अकबरी के अंतिम भाग में भारत की विचारधाराओं एवं रीति रिवाजों का विस्तृत वर्णन किया गया है, बिल्कुल सही दिया गया है। सारे रीति रिवाज जो हैं लास्ट के पार्ट में हैं। अकबर ने शेख फैजी को उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करने का आदेश दिया, तो ये गलत दिया गया है। अकबर ने एक विवाह के पक्ष में अपनी वरीयता को पहली बार 1578 में शेख इब्राहिम सरहंदी के वार्तालाप में अभिव्यक्त किया, तो ये यहाँ पे जो है सही नहीं दिया गया है। अकबर ने 1562-63 में आदेश जारी किया कि विद्रोही व उदत गांव के जो विद्रोही गांवों के विरुद्ध सैन्य अभियान में स्त्री और बच्चों को दास न बनाया जाए, ये बिल्कुल यहाँ सही दिया गया है। तो इसने क्या है दोस्तों, जो दास प्रथा समाप्त कर दी थी, लेकिन पूरी तरह से आप ये याद रखिए, पूरी तरह से दास प्रथा को जहांगीर ने समाप्त किया था, क्योंकि उसने ही हिजड़ों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था। हिजड़े भी दास बनाए जाते थे, तो हिजड़ों के व्यापार पर अकबर ने नहीं, जहांगीर ने लगाया था। तो पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जहांगीर ने, ये आपको याद रखना है। और जो ये चीज़ इसने की थी अकबर ने, तो ये की थी एक ब्राह्मण लड़की थी जिसकी रखैल थी, उसके बारे में आप पढ़ सकते हो, इरफान हबीबी की बुक के अंदर दिया गया है ये। तो उसके कहने के ऊपर इसने ये दास प्रथा समाप्त की थी। तो 20 का राइट आंसर है, यानी कि ये 1 और 4 ठीक दिए गए हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत दिया गया है, उपनिषदों को फारसी जो अनुवाद दारा सिकों ने किया था और दास प्रथा को समाप्त इसने किया था। निम्न से किस धार्मिक समुदाय से 1557 में भारत में छापे खाने की शुरुआत की थी? तो ये जेसुइट पादरी थे और ये थे पुर्तगाल के। तो इससे आप पढ़ सकते हो, जेसुइट पादरियों ने स्टार्ट की थी भारत के अंदर। फादर जो ये है गैस्पर कलेजा थे, जो छापे खाने को भारत लेके आए थे। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार पशुओं का पशुओं का चित्रण करने के लिए बेजोड़ था? तो ये था उस्ताद मंसूर। पशुओं की चित्रकारी बहुत बढ़िया करता था। इसने साइबेरियन जो सारस है, एक उसका चित्र बहुत ही बढ़िया बनाया है इसने। और एक और पक्षी का इसने चित्र बनाया है, वो मुझे अभी याद नहीं है। ये साइबेरियस पर सारस तो है इसके अंदर। इनको सुमेलित करना है, जो शाहजहाँ नामक बुक लिखी है वो लिखी है इनायत खान ने। नुस्खा ए दिलकुशा जो है भीमसेन की है। पादशाह नामा है अब्दुल हमीद लाहौरी की। आलमगीर नामा लिखी है मोहम्मद काजिम ने, जो औरंगजेब का क्या था, इतिहासकार था मोहम्मद काजिम। 10 साल तक इसने लिखा, उसके बाद उसने बंद करवा दिया था औरंगजेब ने। तो कौन से कथन सही नहीं है इसके अंदर, यानी कौन सा कथन सही नहीं है? औरंगजेब ने सभी प्रांतों में महोत्सव नियुक्त किए, ये बिल्कुल सही दिया गया है। धार्मिक आचरण को देखने के लिए उसने महोत्सव नियुक्त कर दिए थे। औरंगजेब ने नरोज के उत्सव को मनाना जारी रखा, तो ये यहाँ गलत था, क्योंकि औरंगजेब ने नरोज उत्सव को बंद करवा दिया था। और भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में लिखे सबसे अधिक ग्रंथ जो इनकी रचना औरंगजेब के शासनकाल में हुई। औरंगजेब स्वयं सितार बजाने में निपुण था, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो बी यहाँ गलत हो जाएगा और बी ही इसका आंसर बनेगा। यहाँ आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, उसने जो क्या किया था औरंगजेब ने मुद्राओं पर क्या किया था, जो उसकी खुद की मुद्राएं थी उसके पर उसने कलमा लिखवाना बंद कर दिया था, क्योंकि कलमा एक पवित्र माना जाता है इस्लाम के अंदर। और वो उसका मानना था कि ये जो हमारे सिक्के हैं इनके ऊपर जो कलमा है वो यानी कि गैर मुसलमान हिंदू वगैरह थे उनके हाथों में जाएंगे, तो क्या हमारा जो कलमा जो लिखा हुआ है वो अपवित्र हो जाएगा। तो उसका ये मानना था, इस वजह से उसने ये बंद कर दिया था कलमा लिखवाना। और साहबाई की कविताएं, साहबाई एक उसके टाइम में कोई हुआ है, मेरे अभी उनके बारे में याद नहीं है, कवि शायद कोई कवि या कोई सूफी था साहबाई, तो उसकी उसने सिक्कों पर कविताएं लिखवानी शुरू की थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इनमें देखना है कि कौन से कथन सही नहीं है। तो जो सही है वो भी देखते हैं और नहीं है वो भी देखते हैं।
सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट। तो इसमें देखिए W.C. स्मिथ उन इतिहासकारों में से जिन्हें सर्वप्रथम मुगल साम्राज्य के विरुद्ध किसानों के विद्रोह की बात की, तो ये सही दिया गया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मुगल साम्राज्य की वाणिज्य को प्रोत्साहन देने की नीति की परिणामस्वरूप मध्यम वर्ग का पर्याप्त विकास हो, तो यह गलत दिया गया है। C.A. बेली ने मुगल साम्राज्य के पतन की व्याख्या के लिए ग्रेट फर्म दोस्तों C.A. बेली का नहीं है, तो आपको याद रखना है, एक क्रेन नाम का व्यक्ति था, उसने दिया था ग्रेट फर्म का सिद्धांत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। J.F. रिचर्ड्स ने तर्क दिया कि किसानों के प्रतिरोध स्वरूप एक गंभीर कृषि संकट पैदा हुआ, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। ये आपको याद रखना है कि J.F. रिचर्ड्स ने क्या कहा था कि गंभीर कृषि संकट पैदा हुआ किसानों के प्रति स्वरूप इसमें, तो C इसका राइट आंसर है। जो गलत थे वो हमें इसमें ऊपर जिक्र कर लिया है उनका, तो ये आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ सकते हो। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो मुगलकालीन भारत में जमींदारी जो था जो जमींदारी अधिकार थे वंशानुगत और बिकाऊ थे, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है जमींदारी के बारे में। जागीरदार अलग था, जमींदार अलग था। जमींदार और जागीरदार और इजारेदार इनके बारे में हर बार क्वेश्चन बनता है, तो आपको इनको याद करना है, अच्छे से पढ़ना है और डिटेल आप यहाँ से पढ़ सकते हो। उनको वंशानुगत अधिकार प्राप्त था, 10% उनको 10 से 25% तक उनको कमीशन मिलता था। और देशमुख, पाटिल और नायक के इनके नामों से मुगल काल में इनको नामों से भी जाना जाता था। निम्नलिखित जो घटनाएं हैं उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है और कूट के हिसाब से उनका सही उत्तर चयन करना है। तो सबसे पहले इसके अंदर आप जो देखेंगे तो रामानंद का जो जन्म होता है इलाहाबाद के अंदर। हम इसकी सीधा डायरेक्ट जो है डिटेल ही पढ़ेंगे। और उन्हें विष्णु के स्थान पर राम की भक्ति आरंभ की और नानक 1530 के आदि ग्रंथ की रचना की। और अकबर ने इबादत खाना का निरीक्षण 1575 में किया। और शेख जो बुरहानुद्दीन गरीब ने दौलताबाद को अपनी शिक्षा का केंद्र बनाकर दक्षिण में चिश्ती सिलसिले का शुरुआत की। तो आप इनका डेट याद रख सकते हैं, क्योंकि जो रामानंद है वो सबसे पहले ही आएंगे इसके हिसाब से, क्योंकि रामानंद का जन्म इनसे पहले हो चुका है। इन सबसे जितने भी ये यहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट पे रामानंद आएंगे, सेकंड पे जो आएंगे इसमें वो आएंगे 4 यानी दक्कन में जो चिश्ती सिलसिले की नींव रखी गई थी वो आएंगे। और उसके बाद आएंगे आदि ग्रंथ का संकलन, ये आएगा 3rd पे। और उसके बाद जो आएगा वो आएगा 3rd पे इबादत खाना बंद होना आएगा दोस्तों, क्योंकि इबादत खाना 1584 के अंदर बंद हो गया था ना, तो 3rd पे इबादत खाना आएगा, ना कि ये वाला आएगा जो जिसकी हमने बात की अभी। आदि ग्रंथ का संकलन तो गुरु अर्जुन देव ने किया था, तो ये इसकी डेट तो 1607-5 के लगभग है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो 3rd पे चला जाएगा। और इबादत खाना 1584 के अंदर बंद हुआ था, तो यहाँ पे इसकी डिटेल में भी नहीं बताया गया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये 1584 के अंदर बंद कर दिया था इसने। और ये इसके बारे में आपको बताइए कि ये सिलसिला जो था दक्कन के अंदर बुरहानुद्दीन गरीब ने स्टार्ट किया था, तो इसके बारे में पढ़िए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है 17वीं शताब्दी में के अंत तक अपने पुर्तगाली एवं डच व्यापारी प्रतिनिधियों को रास्ते से हटा दिया था, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। इनकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, अंग्रेज व्यापारी उच्च कोटि की वस्तुओं को सस्ते दामों पर बेचते थे, तो ऐसा कुछ नहीं था, वो उच्च कोटि की वस्तुओं को सस्ते नहीं बल्कि महंगे दामों पर बेचते, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये सही है और आर जो है वो गलत है। अंग्रेज़ों द्वारा हस्तगत जो बम्बई पर पूर्वाधिकार किसका था? तो ये पुर्तगालियों का है। हमें पता है कि ये कैथरीन का जब विवाह होता है, जो राजकुमारी थी पुर्तगाल की, तो 1661 में जो इंग्लैंड के राजा थे चार्ल्स द्वितीय से उनका विवाह होता है, तो इस अवसर पर क्या करते हैं पुर्तगाली, उनको दहेज में इंग्लैंड को ये जो बम्बई है वो दे देते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके बारे में आगे आप पढ़िए। जो बम्बई का द्वीप है 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। और 1687 के अंदर सूरत की जगह बम्बई अंग्रेज़ों की मुख्य व्यापारिक बस्ती बन गया। 1687 के अंदर ये मेन इनकी क्या थी, व्यापारिक बस्ती बन गई थी जो है सूरत की जगह पे, तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट था। ये किसका दावा है कि अंग्रेज जो शिवाजी का राज्य केवल मात्र वतन की प्रतिकृति थी? तो ये आंद्रे विर्क का कथन है। आंद्रे विर्क इसके बारे में ऐसा बोलते हैं। और स्मिथ इनके राज्य को डाकू राज्य बोलता है। 2 कथन आगे दिए गए हैं। अंग्रेज़ों ने प्लासी की लड़ाई को किसी वास्तविक लड़ाई के बिना ही जीत लिया, तो ये अगर देखते हैं तो बिल्कुल सही बात है, कोई ऐसी कुछ खास लड़ाई नहीं हुई थी प्लासी की।
प्लासी की लड़ाई में जो है अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजनीतिक पैर रखने का अवसर दिया। ये बिल्कुल यहाँ पे सही दिया गया है। और जो इसका सही आंसर ए रहेगा, क्योंकि व्याख्या भी सही करता है और इस चीज़ की आप यहाँ पढ़ सकते हो कि 13 जून जो 1757 को ये युद्ध होता है और इससे मध्यकालीन भारत का जो युग था वो अंत हो गया इसका। कंपनी काल के दौरान निरुद्योगीकरण का मुख्य कारण क्या था? जो मुख्य कारण इसका था वो था भारतीय जो बाजार थे इंग्लैंड में मशीनें निर्मित कम मूल्यों की वस्तुओं से अटा पड़ा था। यानी कि इंग्लैंड से जो सामान बन के आता था सस्ते दामों में, और वो अच्छा भी था, यानी कि क्वालिटी भी उनकी अच्छी थी, तो भारतीय बाजार उनसे अटे पड़े थे। तो इससे निरुद्योगीकरण हो गया था भारतीय जो व्यापार था यहाँ पे। और ये भी आपको याद रखना है कि 1800 से पूरा 1850 तक का जो टाइम है वो निरुद्योगीकरण के नाम से जाना जाता है, और ये आपको याद होना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने वाला अधिनियम कौन सा था? तो ये था 1813। और चाय और चीनी का व्यापार इनके साथ चलता रहा। जो चाय और चीनी का व्यापार ख़त्म हुआ वो हुआ 1833 के अधिनियम के अनुसार। तो आप इसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हो रोक के। और इनका जो ब्रिटिश शासन में मिलने का जो टाइम पीरियड है वो हमें देखना है। ये हर बार क्वेश्चन आया है, लेकिन अभी लास्ट ईयर में ऐसा नहीं आया है, लेकिन हर बार वैसे क्वेश्चन आता है। झांसी हुआ था 1853 के अंदर, इन्होंने मिला लिया था। संबलपुर हुआ था 1849 के अंदर, और अवध हुआ था 1856 के अंदर। नागपुर हुआ था 1854 के अंदर। अवध वाला क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि अवध को, लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया था कि अवध को कैसे मिलाया गया था, हड़प से मिलाया गया था या वैसे ही मिला लिया गया था। तो ये एक पैराग्राफ से क्वेश्चन आए गए थे। या पढ़िए, लॉर्ड रिपन ने इबर्ट बिल जो है पारित कर दिया, इसके बारे में देखिए आप। इसमें देसी प्रेस को अंग्रेजी प्रेस की बराबरी पर ला दिया, तो ऐसा कुछ नहीं था, ये इससे संबंधित नहीं था। ये हमें पता है कि जो इल्बर्ट बिल था, ये जो अंग्रेज यहाँ पे होते थे, यानी कि जो अंग्रेज़ों के ऊपर मुकदमे चलते थे, यानी कि वो जो भी गलत एक्टिविटी वो करते थे, तो उनकी सुनवाई का अधिकार भारतीयों को नहीं था। तो ये बिल इसलिए लाया गया था कि भारतीय भी उनकी सुनवाई कर सके। तो इसको अंग्रेज़ों ने रद्द करवा दिया था रिपन से, पूरा उन पर दबाव डाल करके। यानी कि इंग्लैंड के अंदर भी काफ़ी विद्रोह हुआ था इसको लेकर के। तो ए सत्य है और असत्य है। तो ये काफ़ी लोकप्रिय गवर्नर रहा है जो रिपन था। किस अधिनियम को गलगोटो अधिनियम का नाम दिया गया है? तो ये कई बार आया है दोस्तों। देसी भाषाई प्रेस अधिनियम 1878, और लिंटन का यह कार्य था। गलगोटो भी इसको बोलते हैं। रामकृष्ण जो गोपाल भंडारकर जो हैं, तो इनके संबंध में भारत में आधुनिक इतिहास लेखन के ये जनक थे, जो भारत में आधुनिक इतिहास के, उनका संबंध किस विचारधारा से है? तो उनका विचार जो ये रांके की विचारधारा से संबंध रखते हैं। और मार्क्स का सिद्धांत जो है समाज की आर्थिक और सामाजिक स्वरूप की व्याख्या करता है। तो इसके बारे में आप थोड़ी डिटेल पढ़ सकते हो। निम्नलिखित में से ब्रिटिश भारत में कौन सा रोपण उद्यम नहीं था? ब्रिटिश भारत में कौन सा रोपण उद्यम नहीं था? तो भारत के अंदर जो गेहूँ है, गेहूँ का रोपण नहीं होता, आपको पता होगा। ये बोई जाती है। कॉफ़ी को भी रोपा जाता है, चाय को भी रोपा जाता है, और नील को भी रोपा जाता है। पहली जो चाय बागान है दोस्तों, ये भी आपको याद रखनी है, कहीं आपको डिटेल में नहीं मिलेगा कहीं पे भी ये क्वेश्चन। तो ये 1835 के अंदर भारत में लगती है। 33 के अंदर इनको यह अनुमति मिल गई थी कि वो भारत में भूमि खरीद सकते थे अंग्रेज़ों को। तो ये भी आपने याद रखना है। वाणिज्यवादी मुक्त व्यापार, वाणिज्यवादी पूंजीवादी और वित्तीय साम्राज्यवाद, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के 3 पड़ाव हैं। तो ये कार्ल मार्क्स ने सिद्धांत ये बताया था। और अर्थशास्त्र में के क्षेत्र में मार्क्स का क्रम जो है श्रम विभाजन से संबंधित था। दास कैपिटल उनकी प्रसिद्ध रचना है, ये आपने याद रखना है। और ये जर्मन के दर्शन शास्त्री, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, इतिहासकार और क्रांतिकारी समाजवादी के नाम से भी जाने जाते थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? ये किस लिए की गई थी? ये भारतीय भाषा और शास्त्रों के अध्ययन के लिए की गई थी। 1784 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, विलियम जोन्स ने की थी। और इनकी जो पत्रिका थी वो थी एशियाटिक सोसाइटी रिसर्चेज, इनकी पत्रिका का नाम था। और भारत के अतीत की शिक्षा को प्रकाश में लाने के लिए यह कार्य किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो विद्रोह है गडकरी विद्रोह के नाम से लोकप्रिय है?
तो गडकरी विद्रोह के नाम से लोकप्रिय है। किलों के जो पुश्तैनी सैनिक थे जिनकी सेवाएं भंग किए जाने की धमकी दी जा रही थी, यानी कि ये 1844 के अंदर ये विद्रोह होता है और गडकरी विद्रोह के नाम से ये महाराष्ट्र में हुआ था। और जो मराठा लोग थे इन्होंने किलों में कार्य करते थे और ये आनुवंशिक सैनिक थे, यानी कि ये शुरू से ही कार्य कर रहे थे अपने बाप दादाओं के स्थान पर। और इनकी छंटनी करना ऐसा तय किया था ब्रिटिश सरकार ने, तो इन्होंने क्या किया, इसका विरोध कर दिया था। और सनमगढ़ और बूदरगढ़ के 2 दुर्ग थे वो जीत लिए थे इन्होंने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दुर्ग हैं, इनको अपने याद रखना है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की प्रकृति की विशेषताओं को स्पष्ट करने के लिए इनमें से कौन से सही है? तो अलीगढ़ की जो प्रकृति थी, यानी कि इनकी नीतियाँ या इनकी विचारधारा कह लीजिए, तो इससे कौन से आप देखते हो कौन से इनमें से सही हैं? तो इसमें ये ब्रिटिश के समर्थक थे और कांग्रेस के ये विरोधी थे, तो बी और यानी कि इसका ये आंसर रहेगा। इन्होंने कांग्रेस का पुरजोर विरोध किया था। जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक थे यानी कि जो अहमद खान थे, नीचे दिया गया है डिटेल के अंदर। और इन्होंने इसके विरोध में एक और संस्था यानी कि 1888 के अंदर यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक की स्थापना भी की थी और ये अलीगढ़ आंदोलन के रूप में शुरू किया। तो इनके बारे में डिटेल यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। भारत में अनेक व्यक्तियों में से 3 भारतीयों ने 1870-1905 के दौरान भारत पर ब्रिटिश राज्य का ज्वलंत आर्थिक विश्लेषण किया। वह कौन थे? ये क्वेश्चन दोस्तों कम से कम 5 बार आया है नेट के अंदर। तो ये थे नरोजी सबसे पहले आएंगे, फिर रानाडे आएंगे, फिर आर.सी. दत्त की जो बुक भी क्वेश्चन में एक बार आई है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बुक है, कई बार 2 बार वो पेपर के अंदर आई है। रानाडे ने भी इसके ऊपर जोर दिया था और इनके बारे में डिटेल आप यहाँ पढ़ सकते हो। महादेव गोविंद रानाडे भारत के औद्योगिकरण के पहले उद्घोषक थे, ये भी आप यहाँ पढ़ सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया है, ये एक लेख था नरोजी का। इनमें से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित है? तो इनके जोड़े दिए गए हैं, इनको हमें बताना है कि कौन से जो है सही रूप से सुमेलित है। तो ये कायस्थ आंदोलन जो है ये यहाँ पे सही सुमेलित यहाँ पे नहीं पूछा है या सही रूप से सुमेलित है। तो कायस्थ आंदोलन तो ये बिहार के अंदर हुआ था, ये भी सम्मिलित नहीं है। न्याय जो आंदोलन है, न्याय आंदोलन तमिलनाडु के अंदर हुआ था, ये भी सम्मिलित नहीं है। लिंगायत जो आंदोलन है ये केरल के अंदर हुआ था। नाम शुद्र आंदोलन यहाँ पे सही होगा इसका दोस्तों। तो ये नाम शुद्र ही बंगाल के अंदर हुआ था, यही इसका आंसर होगा। आप यहाँ डिटेल पढ़ सकते हो इनके बारे में। और आपको याद होना चाहिए कायस्थ आंदोलन बिहार में, न्याय आंदोलन तमिलनाडु के अंदर। 20 नवंबर 1916 की उनकी संयुक्त घोषणा जो बाद में गैर ब्राह्मणों के घोषणा पत्र के नाम से जाने लगी, द्वारा सरकारी नौकरियों में गैर ब्राह्मणों के लिए आरक्षण की मांग की गई है। दक्षिण भारत में आरक्षण के लिए उठने वाली पहली सामूहिक मांग थी। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करना है। तो डॉक्टर इसमें अंदर जो राइट आंसर रहेगा डॉक्टर एम नायर और देगा राजा चेट्टी जो थे इसके अंदर सम्मिलित थे इस आंदोलन के अंदर। तो ये इसका राइट आंसर है और ये इन्होंने ऐसा किया था, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। निम्नलिखित में से भारत की प्रथम आधुनिक ट्रेड यूनियन कौन सी थी? तो यह थी मद्रास श्रमिक संघ 1918। वीपी वाडिया इससे संबंध रखते थे और इसके बारे में आप डिटेल जो पढ़ना चाहते हो नीचे पढ़ सकते हो। इन सूचियों को आपस में संबंधित करना है। रहनुमाई मध्यान्ह सभा जो थी ये बम्बई की थी और दारुल उलूम जो था देवबंद आंदोलन था, देवबंद से संबंधित था। नवदत उलेमा जो था लखनऊ से संबंधित था और मोहम्मद एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो अलीगढ़ से संबंधित थी। मुंबई के गवर्नर पर गोली चलाई थी वह थी बीना दास और यह 1932 की घटना है। किसको 26 वर्षों तक केंद्रीय विधानसभा का सदस्य रहने के कारण विधानसभा का जनक कहा जाता है? तो ये हैं दोस्तों श्री गणेश वासुदेव मालवंकर। इसमें आंसर के अंदर नहीं दिया गया ये चीज़, तो ये पूरा ही क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये इनके बारे में है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये उपाधि दी थी और 1919 के एक्ट के तहत केंद्रीय विधानसभा में क्या था
गठन इनका किया गया था इसका। तिलक के साथ केसरी और मराठा का अन्य जो था संपादक कौन करता था, तो ये थे जी अगरकर। निम्नलिखित में से किस समस्या पर 1938 में कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन में बहस के उपरांत प्रस्ताव पारित किया गया था, तो ये किया गया था रियासतों में जन आंदोलन का समर्थन करना 1938 के अंदर। यानी कि इस टाइम पे जो अध्यक्ष थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा के अंदर ये हुआ था। और राष्ट्रीय जो नियोजन समिति का गठन किया गया था 1938 के अंदर, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन नेट के अंदर आया हुआ है अगर आप इसको पढ़ते हो तो। निम्न में से उस इतिहासकार का नाम का चयन कीजिए जिसके प्रति अरविंद घोष ने कहा था कि उसने बहिष्कार आंदोलन के लिए प्रजा के मन को बनाया, तो ये थे RC दत्त यानी कि रमेश चंद्र दत्त। इनके बारे में अरविंद घोष ने कहा था कि इन्होंने प्रजा के मन को बनाया था बहिष्कार के लिए। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की ज्वालामुखी फायर ब्रांड के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो ये है S सत्यमूर्ति जो है साउथ की ज्वालामुखी के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके बारे में आप पढ़ सकते हो कि ये दक्षिण भारत की ज्वालामुखी जो थे ये इन्होंने कानूनी की डिग्री मद्रास से प्राप्त की थी और भारत में स्वतंत्रता के लिए इन्होंने 1929 से 36 तक इंग्लैंड में क्या किया था। 1921 से लेकर 1926 तक इन्होंने व्याख्यान दिए हैं इंग्लैंड के अंदर और नमक सत्याग्रह आंदोलन शून्य अवज्ञा के अंदर बढ़ चढ़ कर इन्होंने भाग लिया था और इनके ऊपर मूवी बनी है साउथ के अंदर। ये दोस्तों एक पैराग्राफ आया था और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर मैं इसको पढ़ूँगा तो काफ़ी इसमें समय लगेगा, तो आप इस सारे को ही पढ़े अच्छे से और काफ़ी अच्छे इसके अंदर मैटर दिया गया जो भी ये पैराग्राफ जहाँ से भी इन्होंने उठाया है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ें रोक करके, यानी कि पोज करके इसको अच्छे से पढ़ लें। 4वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य का जो साम्राज्यिक शासक कौन था, तो ये था समुद्रगुप्त। 4वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में इसका शासनकाल यहाँ दिया गया है। ये मध्य का पीरियड ही होएगा इसका 335 से 375 तक का। हरिशेन इसकी प्रशस्ति लिखी है जो मिली है प्रयाग से। तो हूणों के साथ भारत आने वाली मध्य एशिया की अन्य प्रजातियाँ कौन सी थी, तो ये थी गुज्जर। हूणों के साथ मध्य एशिया आई थी गुज्जर जाति। हूणों के साथ भारत आने वाली मध्य एशिया की अन्य प्रजाति गुज्जर थे। इतिहासकारों ने अनुसार गुज्जर मध्य एशिया के काका क्षेत्र से आर्य योद्धा थे। गुज्जर अभिलेखों के अनुसार वे सूर्यवंशी एवं रघुवंशी थे। प्राचीन महाकवि जो हुए हैं राजशेखर ने गुज्जर को क्या है रघु तिलक और रघु ग्रामीणी कहा है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजशेखर ने के बारे में क्या कहा है। मालवा से जो था हूण सत्ता को किसी ने उखाड़ फेंका, तो ये उखाड़ फेंका था यशोधर्मन ने। मंदसौर अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है। 532 इसका अभिलेख है जो यशोधर्मन से संबंधित है। गंगा घाटी से महिर कुल को किसने पदस्थ किया था, तो ये किया था नरसिंह गुप्त ने। और ये इनके बारे में बताया गया है कि नरसिंह गुप्त की माता के कहने पर उसने इसको छोड़ दिया था और कश्मीर भाग गया था यह, तो यहाँ वहाँ पर हत्या कर दी अनेक लोगों की और 600 स्तूप और संगारामों को इसने नष्ट कर दिया था। तो इससे क्या प्रूव होता है कि जो ये क्या नाम था इसका, जो ये यशोधर्मन था, तो ये यशोधर्मन दोस्तों ये महिरकुल जो था, ये महिरकुल यानी कि बौद्ध धर्म का विरोधी था। इससे हमें ये भी पता चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, तो इसमें पहला ही कथन सही नहीं है, यानी कि पैराग्राफ के अनुसार ये स्कंदगुप्त की मृत्यु के साथ ही गुप्त साम्राज्य का अंत हो गया। ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उसके बाद भी शासन यहाँ इनका चलता रहा। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद साम्राज्य चला और किंतु केंद्रीय जो नियंत्रण जो है कमज़ोर हो गया, बिल्कुल सही दिया गया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद स्थानीय शासक स्वतंत्र हो गई, ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट दिया गया है। स्कंदगुप्त की जो मृत्यु के बाद काशी के पश्चिम में गुप्त सम्राटों का केवल नाम मात्र का नियंत्रण शेष रहा। काशी के पश्चिम में गुप्तों का जो है बिल्कुल सही दिया गया है। इनको आपस में मैच करना है। जो सोन संस्कृति है निम्न पूरा पाषाण संस्कृति से संबंध रखती है, और जो नेवासा संस्कृति है ये मध्य से संबंध रखती है, मध्य पूरा पाषाण से। और भागोर जो संस्कृति है उच्च पूरा पाषाण से संबंध रखती है, और जो कोल्डी हवा है यह नव पाषाण संस्कृति से संबंध रखती है। तो आप इससे इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। निम्नलिखित दार्शनिकों में से किसने सामाजिक संविदा का सिद्धांत में योगदान दिया, तो ये है
टी होप्स, जे लोके और जे रूसो का। सामाजिक संविदा से आप इसको याद रख सकते हो। इनमें से किसने जो आधुनिकोत्तरवाद का सिद्धांत है का प्रतिपादक माना जाता है, तो ये थे मार्टिन हेडेगर। इन कथनों में क्या है, प्रबुद्धता के अर्थ को परिभाषित करने में क्या है, ये यहाँ पे दोस्तों लागू नहीं होता। इसके बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो लागू कौन सा नहीं होता प्रबुद्धता के अर्थ को परिभाषित करने में, तो ये बी इसका आंसर है। तो यह अकेला जो है यह इसमें लागू नहीं होगा। तो ये 3 दिए गए हैं, ये इसमें लागू होंगे। 3 आप पढ़ सकते हो इसके बारे में, जो डिटेल दी गई है। निम्नलिखित में से जो एनलाज स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी है ये अपूर्ण रचना है, तो ये किसकी मानी जाती है, तो यह दी हिस्टोरियंस क्राफ्ट क्या है, हिस्टोरियोग्राफ यह क्या है, एक अपूर्ण रचना है। तो इसका जो ऑप्शन भी है डी दिया गया है। अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें जो बुक के अंदर भी दिया गया है और एनटीए की जो साइट है यानी यूजीसी की साइट है इसके ऊपर भी इसका आंसर यही मिला है। तो इसका मुझे भी समझ में नहीं आया कि इसका क्या मीन्स है, इसके अंदर कुछ भी समझ में नहीं आया क्वेश्चन का। अगर आपको समझ में आया इसके बारे में तो आप कमेंट कर सकते हो। निम्नलिखित में से किस ताम्र पाषाणकालीन स्थल के तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए, तो ये अहाड़ के अंदर है। अहाड़ की यहाँ बात हो रही है। तो अहाड़ का जो प्राचीन नाम क्या था, ताम्बवती के नाम से इसको जाना जाता था, यानी कि तांबे वाली जगह। और यहाँ पत्थर की जगह ज़्यादातर तांबे के औजार मिलते हैं। यहाँ से काले और लाल मृदभांड भी मिले हैं जिन्हें सफ़ेद रैजिक चित्रों से सजाया गया है। ये भी आपको याद रखना है इसके बारे में। अहाड़ के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। व्यय न्याय की बचत करना अमीर वर्ग की जीवन शैली की प्रमुख विशेषता थी। तो ये जो कथन किसका है, तो ये है मोरलैंड का कथन। सेवेंटी 75 देखिए और लास्ट क्वेश्चन है इसका सीरीज़ का अपनी। ये निम्नलिखित में से किस विद्वान का तर्क है कि औपनिवेशिक भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवाद की ओर बढ़ रही थी, तो ये कथन है मोरलैंड का ही। मोरलैंड के ऊपर 2 क्वेश्चन इसमें आए थे और ये इसके बारे में आप डिटेल पढ़ सकते हो दोस्तों। ये थे हमारे 75 क्वेश्चन जिनका हमने अच्छे से विश्लेषण यानी कि एनालाइज किया। और आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, नहीं अन्यथा अगर नहीं पसंद आती तो डिसलाइक करें। और जो आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।